नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, आज महाराष्ट्र की राजनीति में धमकी वाला जो है मुद्दा बना हुआ है। शरद पवार जी और संजय राउत दोनों जन को जो है ट्विटर के द्वारा धमकी दी गई है। उनका दाभोलकर करेंगे ऐसा ट्वीट किया गया है। क्या है इसमें पूरी सच्चाई, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से कि आखिर में ये सब महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है, क्यों नेताओं को धमकी दी जा रही है और नेताओं का भी वक्तव्य किस तरह रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो इस तरह चल रही है, मैं तुम्हारा दाभोलकर कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, धमकी दे रहे हैं। इसके पहले पवार साहब के तो घर पे कुछ आंदोलनकारी ने एसटी के जूते चप्पल भी फेंके थे। तो मतलब नेताओं पर किसी का भरोसा नहीं रहा है, लोग खुद वायलेंस बनाते जा रहे हैं। सर, सिर्फ नेताओं को धमकियां आ रही है जी, ये आपकी गलत फहमी है। आजकल ऐसा हो गया है कि कोई बड़ा हादसा होता है, मर्डर होता है, तब बाद में आता है कि उन्होंने एक दूसरे को धमकियां दी थी या एक ने एक दूसरे को धमकी दी थी। मेरे ख्याल से सर पूरे भारतवर्ष में जी, रोज कम से कम 1 से 5 लाख तक धमकियां दी जाती है। ट्विटर पे दी जाती है, तुम्हारे फेसबुक पे दी जाती है, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज जो आते हैं उसमें दी जाती है, गाली गलौज दी जाती है। सर, ये कमेंट जो आते हैं ना आपके, उसमें भी धमकियां कितनी रहती है, देखो। यस, कितनी धमकियां रहते हैं। जो चीज पसंद नहीं आए तो धमकी। नहीं, ऊपर अगर किसी ने कुछ किसी के बारे में फेवर में लिखा है तो उसको बोलते कि तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू इसी लायक है। गाली गलौज तो उसका कोई ये नहीं है, मगर धमकी कोई ऐसा ये रहा नहीं अभी कि कोई किसी को देता नहीं। जरा भी थोड़ा कुछ हुआ तो दे देते हैं। इसमें सर और एक बात हो गई है कि जो टेक्निकली अच्छी है कि जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देता है, विद इन 24 आवर्स वो पकड़ा जाता है, उसका नाम आ जाता है सामने सीधा। हाँ, आईपी एड्रेस से पूरा जो है डिटेल आ जाता है। नहीं, पुलिस के पास सर पर्याप्त यंत्रणा है जी कि वो 24 घंटे में उसको बराबर, उसको कहाँ छुपा होगा, बिहार में छुपा होगा, यूपी में छुपा होगा, राजस्थान में छुपा होगा, पकड़ के लाते ही। सर, बम होने की धमकी कितनी आती है रोज? हाँ ना, एयरपोर्ट को आती है, रेलवे को आती है, बस को आती है, ऐसे ही पुल के नीचे रखा है वो आती है, बट वो पकड़े जाते हैं। और उनमें से ज्यादातर लोग मनोरुग्ण रहते हैं, मानसिक बीमारी के रहते हैं, और बहुत सारे एकदम पागलपन में करते हैं। अभी आज जैसे हमारे यहाँ न्यूज आई है कि एक आदमी ने उसकी लिविंग रिलेशनशिप वाली का मर्डर किया। सर, उसके टुकड़े करके कुकर में उसने वो ये करके कुत्तों को खिलाए, जगह जगह पे वे फैला दिए। अभी ये क्या तरीका है आदमी होने का? किस मानसिकता पे लोग जा रहे हैं? और ये रोज हो रहा है। दिल्ली में हुआ श्रद्धा वालकर, फिर ये हुआ मीरा रोड में, रोज ये चल रहा है। रोज कम से कम एक मर्डर ऐसा होता है जिसमें टुकड़े करके ये कर रहे हैं। तो ये मानसिकता आज की है क्या? बहुत पहले से चली आ रही है। मैं कितना कब से पहले से सर, हजारों सालों से चल रही है। जो हम ये बोलते हैं क्रूसेड्स, जी सर, क्रूसेड का इतिहास हाल ही में मैंने पढ़ा, तो मुसलमान और क्रिश्चियन इनको बीच में वो क्रूसेड होता था। तो इनकी क्रिश्चियन लोगों की सेना जो थी वो निकलती थी, उनको मालूम भी नहीं था कहाँ जाना है। उनका कोई लीडर होता था नहीं होता था, उनको इतना ही मालूम था कि जहाँ पे मुस्लिम बस्ती होती वहां घुसना है, जितने बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, मर्द होंगे, उनको मारना है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार करना है, उनको भी मार देना है। सर, क्रूसेड में कुछ 3 करोड़ लोग मारे गए, क्रिश्चियन भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। जब ये इनका हमला हो जाता था तो मुस्लिम लोग भी जमा हो जाते थे और क्रिश्चियन जो विलेजेस थे उनके ऊपर हमला करते थे और वहां भी सबको मार देते थे। गांव में आदमी जिंदा ही नहीं रखते थे। अभी 300 साल के बाद में सर ये इसलिए बता रहा हूं कि क्या मानसिकता आदमी पशु ही होता है। चली आ रही है सर। 300 साल के बाद एक राजा ऐसा निकला, उसका नाम इस क्षण को याद नहीं आ रहा है, कि उसने जो वो क्रिश्चियन था जी, उसने जो मुसलमान टोली वाले आए उधर, तो उनको बोला कि आप किस लिए आए हैं? बोले कुछ नहीं, आप सब लोग को मारने के लिए आए। वो बोले मार के क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा।
आपको धन चाहिए, धान्य चाहिए, क्या चाहिए क्या? उससे आपकी जो साथ में आप निकले थे तो 2 लाख थे, अब 20,000 बचे हैं, बाकी तो रास्ते में पानी की वजह से, बीमारी की वजह से मर मर गए। गए। अभी 20,000 ही बाकी है और मेरे पास भी 10-15 हजार ही बचे हैं, तो हम क्यों नहीं सुलह कर देते हैं? तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? क्या जो चाहिए वो बिना किसी को मारे ले आप जाओ। लेके जाओ। तो वो जो सामने वाला मुस्लिम लीडर था, सेनापति, वो बोला कि ये सही है, हमको भी मालूम नहीं हम क्यों लड़ रहे और किसके लिए लड़ रहे। वो जेरूसलेम वगैरह वो हमने देखा ही नहीं है कभी, हमको मालूम भी नहीं वो क्या है और हमारा क्या संबंध है। क्रिश्चियन बोले हमको भी मालूम नहीं है, वो है पुण्य भूमि हमारी, इतना ही मालूम है, हमने भी देखी नहीं है कभी। और बोले हम 300 साल से लड़ रहे, 300 साल सर ये युद्ध चले, 300 साल, और किसी को पता नहीं किसके लिए लड़ रहे, जाने का गांव में मार देने का, बस ये हो रहा इतना ही मालूम है कि मारना है। 3 करोड़ लोग मार दिए। सर ये आदमी पशु ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किस लिए मार रहे हैं और किसको मार रहे हैं। जब ऐसे दंगे होते हैं तो वो खाली इतना देखते कि ये है तो मार दो। अभी मणिपुर में जो चल रहा है जी। सर, मणिपुर में पुलिस ने एक औरत, उसका बच्चा और कोई उसका रिलेटिव, इनको आग में फेंक दिया था। कुकी और ये उनमें वो जो चल रहा है उसमें, तो उनको आग से निकाला और अपनी पुलिस की गाड़ी में रखा और उनको हॉस्पिटल, क्योंकि जल गए थे बुरी तरह से, हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे। सर वहाँ के जो माइना और ऐसा उनका कुकी ऐसा या कुर्मी ऐसा कुकी का लफड़ा चल रहा है, तो उन लोगों ने देखा कि इनको लेके जा रहे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी पे हमला किया और उन पुलिस गाड़ी जला दी। और अभी तक अनधिकृत रीत्या 50,000 से 1 लाख लोग मणिपुर में स्वतंत्र भारत में मारे गए हैं। सिर्फ वो उस जाति का है, उसके ऊपर हमला, ये जाति का है हमला, जाति हमला। डोंगर के ऊपर वो कुमी या जो है वो रहते हैं, नीचे माइनिया वो रहते हैं, ये उनके ऊपर जाते हैं, वो उनके ऊपर आते हैं। सर सरकार बीजेपी की है वहां पे। अमित शाह जाके आए वहां, लोगों से बात करके आए, वो जैसे ही वहां से निकले चालू हो गए और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। सर ये पूरे देश में अभी आसाम में भी ये हो रहा है कि बाहर के जो लोग आके इनके ऊपर हमले कर रहे हैं और बाहर के लोग आके इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी कौन सा राज्य बचा है कि जहाँ पे इस तरह से हमले नहीं होते, आपस में इस प्रकार की दुश्मनी नहीं होती है और सोशल मीडिया पे गंदी गंदी चीजें नहीं आती है? ऐसा देश में कोई रहा नहीं, कोई नहीं बचा। सर ये हमने आज अभी शरद पवार जी की बात की है, वो हमारे बड़े नेता हैं, तो उनके लिए हमारे दिल में बिल्कुल ही चिंता है। मगर सर मोदी जी को भी धमकी आती है, उसका एक सेल है उनके पास, अलग आती है ना, उनके पास सेल है कि मोदी जी को जो धमकी आई है उसका वेरिफिकेशन करना, उस लोगों को पकड़ना, उसकी बात में भी नहीं करते वो, बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये अमित शाह जी को धमकी आती है, सबको आती है। सर ऐसा है कि पहले तो मुझे भी बहुत सारी आती थी धमकियां। अभी क्या है ना, थोड़ा सा शास्त्र बदल गया है। अभी क्या है ना कि मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग है, जैसे ही फोन आता है अननोन, तो हम अगर बटन दबाते हैं तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, तो पूरा रिकॉर्डिंग। अभी सुनील राउत ने जो किया उसने रिकॉर्डिंग ही किया है, कुछ करना होता नहीं, ऐसा किया तो होता है। सिर्फ फिर अपने रिलेशन में एक तो कॉलर आईडी से अपने को उसका नाम आता है, अगर नाम नहीं आया तो लोकेशन आता है। उसके बावजूद ऐसा है कि ऐसी सिस्टम है कि सर आपके परिचय में अगर पुलिस में कोई है या ऐसी एजेंसीज है, डिटेक्टिव एजेंसीज कि, और वो 100 ने 500 ने 1000 है बम्बई में, कि उनको अगर आप ये नंबर देते हैं कि ये नंबर का मालिक कौन है, वो कहाँ रहता है, इमीडिएटली आ जाता है। सर मेरे को 15 मिनट में एड्रेस मिलता है किसी का चाहिए तो। बिल्कुल, किसी ने फोन किया मुझे और मुझे लगा कि ये डाउटफुल आदमी है, तो मैं, मेरा एजेंसी है, तो उनको बोलता हूँ कि मेरे को इसका पूरा ब्यौरा चाहिए। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं उसके घर पहुंच गया, मैं बोला अभी तुमने 15 मिनट पहले फोन किया था, वो सर उसको मुतने का ही बाकी रह गया, उसको लगा नहीं कि इस तरह से मैं ही सामने आ जाऊंगा। सर ये अभी अपनी बात करते हैं। सर सवाल ये उठता है कि नेता लोग भी जो सुबह सुबह उठ के अपनी बयानबाजी जो अलग अलग तरीके से देते हैं, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है, तो उसका भी रिएक्शन नहीं हो सकता? ये नहीं, रिएक्शन देखो, फिर अगर नौरा बाइको के झगड़े में वो मार देता है उसको, तो आप ये बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं होता है? होता है ना, वो रिएक्शन ही है ना वो।
हाँ, वो उचित है? उचित तो नहीं। मार दिया उसको, उचित है? बिल्कुल गाली दिया उसको, बिल्कुल नहीं उचित है? उसने कुछ बोला, उसके बारे में मेरा नहीं नहीं तुम्हारी मेरा भूमिका प्रकट मेरा करो। सवाल ये है कि नेता लोग को भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए नहीं? सर सार्वजनिक जगह पे कुछ भी बोल देना, मीडिया के सामने कुछ भी बोल देना। सर अभी मीडिया संजय राउत का जो मामला है, संजय राउत को इसलिए धमकी दी गई, सुबह का 9 बजे का भोंगा तू बंद कर। तू यानी कौन है सांगने वाला? सुबह मतलब 9 बजे उठ के तुम जो कौन हो बोलने वाला? वो भोंगा जो तुम बोलते हो वो 10 चीजों पे बात करते हैं। वो 10 चीजों पे नेशनल इशू उस दिन में जितने होते हैं उसके ऊपर वो भाष्य करता है। लेकिन लोगों को नहीं पसंद है ना, लोग संजय राउत तेरी माँ का। हाँ संजय तेरे राउत को पसंद नहीं तो सुन मत, देख मत। तू क्यों देखता है? देख के गाली देता है ना, तो सुन मत। तो उसी का रिएक्शन है सर ना इस तरह का जो होता है। तू अरे चू तू देख मत ना, तू मत देख। तेरे को मालूम है अभी संजय आ गया, ऑफ कर दो। है कुछ लोग मेरे मालूमात में है, वो संजय आता है ऑफ करते, कर दो, ऑफ कर दो। रिएक्शन क्यों देते हो? क्या जरूरत है तुमको रिएक्शन? वो भी ऐसी कि जान से मारूंगा, ये करूंगा। अभी 2 दिन पहले पवार साहब का भी कुछ आया था कि औरंगाबाद हम नहीं, हम औरंगाबाद ही बोलेंगे। तो माँ हो गई। वो जो चैनल है ना IBN लोकमत, वो सुबह से माफी मांग रहा है। मतलब गलत फहमी। अरे गलत फहमी नहीं, जानबूझकर हरामखोरी की है उसने। मतलब पवार साहब ने ऐसा बोला? पवार साहब ने ऐसा बोला ही नहीं था। पवार साहब नहीं बोले थे कि मैं औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहूंगा, संभाजी नगर नहीं कहूंगा, ऐसा बोला नहीं था। उनका जो माँ फुलिया आदमी था, वार्ताहर वहां का, उसने जानबूझकर उसको ट्विस्ट करके IBN लोकमत पे चढ़ा दिया और सब जगह खलबली मच गई। सोशल मीडिया पे, हाँ सोशल मीडिया पे सैकड़ों जगह उसकी रिएक्शन आ गई, ये आ गई। फिर वो पवार साहब है, उनको मालूम है दट्टू कहाँ लगाने का। उन्होंने तो तिखट बिखट लगा के दट्टू लगा दिया IBN लोकमत को। तो सुबह से माफी मांग रहे, कुत्ते जैसे माफी मांग रहे कि हमारी गलती हो गई, हमारी गलती हो गई। कितनी बड़ी गलती है सर? मगर तुम्हारी गलती की वजह से एक रात में कितना चीज हुआ। यही चीज मोदी के बारे में भी कर सकते हैं कल। नहीं, किसी के बारे में करेंगे। अभी माफी मांग रहे हो ना सर, सस्पेंड करना चाहिए, संपादक को अरेस्ट करना चाहिए, संपादक को अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल IBN लोकमत के जो चलाता है वो जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार होता है। एडिटर विदाउट वेरिफिकेशन तुमने इसने बोल दिया कि औरंगाबाद बोलेंगे और तुमने दिखा दिया और उसकी वजह से समाज में हो गया। उनको ये इनको अरेस्ट नहीं हो रही है सर, चैनल वालों को इनका अरेस्ट करना शुरू करो, तुरंत ठिकाने पे आ जाएंगे, तुरंत ठिकाने पे आ जाएंगे। उसी मेरे ख्याल से उसी का रिएक्शन है ये। पवार साहब को धमकी, मतलब कि यही रिएक्शन है। क्या मतलब गलत चीज पर रिएक्शन इस तरह का हो रहा है? तो हाँ, तो फिर अभी मगर इनको अरेस्ट नहीं हुआ ना। तुम वो जो छोटा जिसने वो ये किया, ट्वीट किया, उसके पीछे पड़ गए, उसको पकड़ेंगे अभी। उसका नाम भी आ गया, सौरभ पिंपलकर। हाँ नहीं, अभी पकड़ेंगे भी, उसको अंदर डालेंगे, रखेंगे। वो की चितकड़े को 2 महीना अंदर रखा था, 3 महीना के 4 महीना। उसने थोड़ी बोला था इस तरह की बात? नहीं, उसने तो ट्वीट किया था। पवार साहब के बारे में बोली थी, लेकिन हाँ नहीं, मगर इसको भी अंदर डालेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। मगर संपादक को क्या, संपादक को कुछ करे कि ये नहीं अपने, बिल्कुल उसको करो ना वेरिफिकेशन करके। सर जिस दिन संपादक को उठाना चालू करेंगे ना, उस दिन ये सब जो दिखाते हैं कम से कम वो बंद हो जाएगा। वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो उसका बंदोबस्त वो करते हैं सर। अभी सोशल मीडिया के भी ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ऐसे कुछ शब्द आ गया तो वो वीडियो स्टॉप करते हैं। हिंदू मुस्लिम शब्द आया तो भी कई बार वो स्टॉप हो जाता है। अभी मुझे सर एक अलग ही बात बतानी है कि पवार साहब को धमकी आ गई तो सुप्रिया जी खुद गई, आयुक्त को मिली, फडणवीस साहब को आयुक्त जाके मिले और सब अभी इंक्वायरी हो रही है। उनका शरद पवार जी का संरक्षण जो है वो Z+ कर दिया आज सुबह से। सर इससे बुरी धमकी संजय राउत को आई है और सुनील राउत को आई है, और वो तो टीवी पे दिखा है उनका क्या डायलॉग हुआ पूरा। तो अगर पवार साहब को ये मिला है तो संजय को क्यों नहीं? संजय को नहीं चाहिए? संजय मरने दो। संजय तो कितने दिन से मांग रहे हैं, कितने दिन सिक्योरिटी मांग रहे हैं, कहाँ मिल रही है? मैं मांग रहा हूँ, मैंने आपको बताया, मैं खुद CM और डिप्टी CM से मिला हूँ। अभी तो मैंने अमित शाह जी से अपॉइंटमेंट मांगी है किसी के थ्रू किसी के थ्रू अमित शाह जी की अपॉइंटमेंट मांगी है संजय के लिए। संजय मुझे बोलता है तू मत कर, मैं वो है मेरा, वो बचाएगा, उसको कोई मार नहीं सकता है, पर मैं कर रहा हूँ कुछ। मैंने नहीं हो रहा था, अभी पवार साहब को झेड़ दी, इसको क्यों नहीं कम से कम वाय देते?
हाँ, क्या ये मरने के लिए लायक है क्या? ये मरेगा तो चलेगा। दूसरी एक बात सर सुनो कि सुप्रिया सुळे गई पवार साहब को धमकी आई तो पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हर एक नेता ने अपनी रिएक्शन दी ना, भुजबल साहब थे, बाकी लोग भी थे। सर इसमें भुजबल साहब छोड़ के किसी ने संजय राउत का नाम नहीं लिया, पवार साहब का नाम लिया, और शिवसेना का एक भी नेता सामने नहीं आया और बोला कि हमारे जो शरद पवार ये संजय राउत है उनके बारे में जो धमकी आई है, उबा ठाक के लोग। कौन सा नेता उबा ठाक का निकला? अनिल परब घर में बैठे, नेता ही नहीं है सर उनके पास बोलने के लिए। हाँ, क्या नहीं है? नेता ही नहीं है बच्चे। सर अनिल परब नेता है ना, वो इक्का दुक्का बच्चे वो तो अपने आप को बचा रहे हैं। अनिल परब मेरे को भी धमकी ना आ जाए। अनिल देसाई नेता है, सुभाष देसाई नेता है, वो क्यों चुप बैठे हैं? उनको बोलना नहीं चाहिए कि भाई संजय राउत को धमकी मतलब उबा ठाकुर को धमकी है। हमारे एक बड़े नेता है, वो प्रवक्ता है, उनको धमकी आती है, वो सहन नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता, वो अभी फॉरेन में है, समझो दोनों माँ बाप बेटा, बाप बेटा, मगर वहां से भी सर, वहां से क्या क्या रिएक्शन इधर भेजते रहते हैं ना, तो वो भी बोल सकते हैं कि भाई हम इसका निषेध करते हैं। सर संजय को अकेला डाल दिया इन लोगों ने कि मरो तुम और तुम्हारा रस्सी। संजय के लिए एक अनिल दत्त ही प्रयत्न करता है बस, और उसको यश नहीं आया अभी मैं तो परसों संजय के पास बैठा था, मैं बोला संजय एक वीडियो कल बनाने की सोच रहा हूँ। तो बोला क्या रे? मैं बोला तुला श्रद्धांजलि, मतलब वो जरा थोड़ा सा ही होगा। मैं बोला तेरे को तो मारने वाले हैं, तू तो मरेगा, तो तेरे मरने के बाद मैंने तेरे बारे में क्या बोला तो तुमको सुना ही नहीं देगा, तुम तो मरे होंगे, मारने वाले है ही तेरे को, अभी सुन लो। और तुम्हारे को सिक्योरिटी तो मैं इतना कोशिश के बावजूद नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं अभी तुम्हारी श्रद्धांजलि का अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ और तू सुन लो, जीते जागते सुन लो कि भाई तुम्हारे मरने के बाद मैं क्या बोलने वाला हूँ, और तुम मरने वाले हो। बहुत से लोग अपना तेरवा भी जीते जी कर लेते हैं, तो आप श्रद्धांजलि दे रहे। हाँ, तो मैं बोला श्रद्धांजलि करता हूँ। तो अनिल, मैं एक बात तो यह है कि मैं लड़के मरूंगा, ऐसे ही नहीं मरूंगा। दूसरी बात वो बोला कि मैं मरने को डरता ही नहीं। वो बोला मैं फोन कर सकता था कि नहीं, सुप्रिया सुळे गई, मुझे मालूम है हमारे इसमें कोई जाएगा नहीं, ना उद्धव जी फोन करेंगे, ना आदित्य करेगा, ना अनिल परब करेगा, ना सुभाष देसाई करेगा, ना अनिल देसाई करेगा, ना पाटनकर करेगा, कोई करेगा नहीं फोन कमिश्नर को या इसको, जाएंगे भी नहीं। सुप्रिया तो सुबह क्या बेटी है, मैं तो उसको तारीफ करता हूँ, सुबह दाखिल हो गई पुलिस कमिश्नर के पास, पुलिस कमिश्नर भाग के होम मिनिस्टर के पास, तुरंत जेड सिक्योरिटी, यहाँ हमारा इधर ऑफिस में अकेला बैठा है ऐसा करके। हाँ, मेरे को आया, सुनील का ये दिखा रहे, रिकॉर्डिंग दिखा रहे, कार्रवाई क्या हुई, उसको दी क्या सिक्योरिटी, पवार साहब को दी, उसको दी नहीं दी, क्यों नहीं दी? सिर्फ इस डर के कि वो मोदी के खिलाफ कुछ बोलेगा। वो भी क्लियर है ना, हमने किया है क्लियर कि वो अगर बोलता है कि मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो उसको सिक्योरिटी कल दे सकते। और ये भी क्या हो गया, ये भी क्यों बोलते हैं मोदी के खिलाफ, क्यों बोलते हैं? मतलब नहीं बोलना चाहिए, फिर सिक्योरिटी चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए। भूसड़े में गई सिक्योरिटी, मैं मरूंगा मगर मुझे जो बोलना है बोलूंगा। कल अगर मुझे बोलता है कि इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, और तुमको सिक्योरिटी देते हैं, मैं बोला जन्म में गई सिक्योरिटी, मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, नहीं चाहिए, मैं मरूंगा मगर लाचार नहीं होऊंगा, मुझे जिसके खिलाफ बोलना है बोलूंगा। सर वो संजय राउत है, वो श्यामगिरी नहीं है। फिर आप तुरंत बोल देते कि बोल दो मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसे कैसे? तो मुझे संजय राउत नहीं बनना है। तुम्हारी मर्यादा है, तुम तुरंत झुक गए, तुम बोले तो मोदी के खिलाफ मत बोलो, ऐसा कैसे बोलेगा? सिक्योरिटी मरेगा, फिर सिक्योरिटी नहीं चाहिए सिक्योरिटी, उसने मांगी नहीं है सिक्योरिटी। मेरा सवाल ये, उसने सिक्योरिटी मांगी भी नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि उसने कंप्लेंट किया है कि ये तकरार आई, उसमें लिखा नहीं है कि सिक्योरिटी दे दो। वो तो मैं हूं जो भागदौड़ कर रहा हूं उसकी सिक्योरिटी लेके लिए, और मेरे को यश नहीं आ रहा, और वो एक ही मुद्दे पर, मोदी के मुद्दे पर मैं उसको बोला कि एक शर्त है मोदी के खिलाफ, तो वो बोला अनिल मैं मरने को तैयार हूं, जो बोलना है बोलूंगा, बोलते बोलते मरूंगा। सर स्वातंत्र सेनानी जो है हमारे, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जो हुतात्मा हुए शहीद भगत सिंह, ये वो सुखदेव, उनको सबको चॉइस दिया गया था कि भाई तुम माफी मांगो या तो तुम ये करो, फांसी झेलो।
ये तो फांसी दो। उन्होंने क्या प्रीफर किया? फांसी। फांसी। संजय फांसी प्रीफर करेगा। ये संजय राउत है, आप जानते नहीं उसको। वो नहीं बोलेगा कि आप कैसे फटाक से बोल गए, फिर मत बोलो। नहीं नहीं, मेरा आपने वाक्य सुना नहीं, या तो सिक्योरिटी लो या तो मोदी के खिलाफ मत बोलो। सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हाँ तो बस क्लियर हो गया। सर आपको मैं सवाल पूछता हूँ, आपको अगर चॉइस दिया कि मोदी के खिलाफ मत बोलो या सिक्योरिटी का ये होगा इशू आपका, तो आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे या सिक्योरिटी? मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तो उसको मैं इक्वल रहूंगा। क्या रहोगे? इक्वल रहूंगा। सर इक्वल नहीं चाहिए हमको, आप बोले ही नहीं ऐसा। अगर मोदी खिलाफ बोलने की बारी रहेगी, मोदी खिलाफ बोलूंगा, बोलेंगे ना, क्योंकि हम लोग और सिक्योरिटी निकालेंगे आपकी तो चलेगा ना, चलेगा ना। तो आप जो करने को तैयार है वो तो कब से बैठा ही है, तो फिर क्यों सिक्योरिटी मांग रहे हैं? बोलते क्या मांग रहे हैं? तो सर आप गलती कर रहे हैं बार बार। संजय ने सिक्योरिटी मांगा नहीं है, नहीं, कभी भी मांगा नहीं। मतलब आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैं अरे वो तो मुझे बोलता है तू छोड़ दे, ये कुछ मत कर, तू मेरे सिक्योरिटी के लिए क्यों दाड़ पौड़ करता है, मत कर, मुझे मरने दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। वो सुनील ने भी क्या बोला देखो, ये सर मर्द ऐसा होता है, वो किधर ईश्वर अंदर बैठ के नहीं बातें करता है। सुनील ने उसको क्या बोला, कुठे यायचं सांग, क्या बोला वो सुना कि नहीं आपने डायलॉग उसका? नहीं सुना। नहीं। वो बोला गाली मत दे, गोली डालनी है ना तेरे को, मेरे भाई को अभी बोलता हूं, तू बोल कहां पे आना है, मैं भी आ जाता हूं। सर ये मर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे को ऐसा अगर आता है तो मैं भी बोलूंगा उसको, अरे बेटा, मैं बोला हूं कई बार ऐसे, अरे किधर आना है बोल ना मेरे को, मैं आता हूँ, तू गोली डालना है ना तेरे को, लेके आ रिवॉल्वर वगैरह, गुंडे भी लेके आ तेरे साथ में। सर अब तक 4 बार तो मेरा सर फोड़ा और 10 बार गाड़ी फोड़ी है, मैंने कभी माफी नहीं मांगी उन लोगों से, चढ़ने वाले से, मैं उनको गाली ही देता रहा। ये सर ये स्पिरिट होता है जी। अभी आप कल इसके लिए बोल रहे, कल वो सत्यहिंदी.com वाले, वो तो मोदी के खिलाफ बोलते हैं, है कि नहीं? तो आप बोलेंगे वो एनडीटीवी का अपना हीरो है, उसको तो एनडीटीवी से जाना पड़ा, रवीश कुमार। तो कल आप बोलेंगे कि भाई रवीश कुमार को सिक्योरिटी चाहिए तो वो ये बंद करो, ऐसा नहीं होता है सर। ये दुनिया में कुछ लोग अपने मूल्य के लिए जान गंवाने के लिए तैयार होते हैं। अगर वो नहीं होते तो स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता। सर आड़ीबाड़ी में इमरजेंसी में लोग मरे कि नहीं मरे, जेल गए कि नहीं गए। सो आम बात थी इंदिरा गांधी की, मैं माफी मांगो और बाहर रहो। नाम नहीं लेने का आप, क्योंकि मैं इंडिकेट करने जा रहा हूँ। एक बड़े नेता ने मुंबई के इंदिरा गांधी से माफी मांग के पैचअप करके बाहर रहे कि नहीं? तो ये सब कर सकते थे, किया नहीं किया, जेल में गए। सर ये अगर उनको लगता है कि दूसरी आनी वाली है और उसके खिलाफ हमको लड़ना है तो ठीक है, संजय हुतात्मा बनने के लिए तैयार है, उसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और अभी अगर सिक्योरिटी नहीं मिली संजय को और पवार साहब को अकेले को दिया गया, तो सर ये आनी-बानी से बदतर थी। आप पवार साहब को सिक्योरिटी देते हैं एक ट्विटर के लिए, और इनको इतनी गाली और गोली मारने की बात आती है और उनको संजय को देते नहीं है, इससे बदतर कोई बात नहीं होगी। और शिंदे और फडणवीस दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो आप शरद पवार जी के लिए करेंगे सिक्योरिटी के बारे में, वो सब आपको संजय के बारे में करना ही होगा। कल उसकी मगर मौत होगी तो जिम्मेदार आप होंगे। धन्यवाद हेमंत जी। तो हमारा चर्चा था यही कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो धमकियां आ रही है, खासकर संजय राउत और पवार साहब को जो धमकी दी गई है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमारी चर्चा का आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज जो है राजनीतिक मुद्दों पर जो है अंदर की खबरों पर चर्चा करते रहते हैं और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।